बच्चों, पिछली क्लास में हमने बात किया था कि कूलाम के नियम को सदिश रूप में किस प्रकार निरूपित करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे अनेक आवेशों के बीच वैद्युत बल। मतलब जब कोई आवेश दो या अधिक आवेशों के बीच में रखा होगा तो उस पर बल लगेगा। उस बल को हम कैसे ज्ञात करेंगे, उसी को बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। कूलाम के नियम से हमने ये पढ़ा कि जब दो आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से कुछ दूरी पर रहेंगे तब उन पे लगने वाले बल की हम गणना F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर से कर सकते हैं। लेकिन जब कोई आवेश दो या दो से अधिक आवेशों के बीच में स्थित होगा तो उस पर लगने वाला बल इसके हिसाब से हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा अध्यारोपण का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत है क्या, पहले इसकी परिभाषा समझते हैं, इसके बाद इसका डेरिवेशन करेंगे। इस सिद्धांत के अनुसार यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना है, मतलब यदि कोई निकाय जो अनेक आवेशों से मिलकर बना है तो उनमें से किसी एक आवेश पर कार्यरत परिणामी बल, किसी भी एक आवेश पर कार्यरत परिणामी बल अन्य आवेशों द्वारा उस पर लगाए गए अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर Q1 आवेश पर हम बल निकालना चाहें तो Q2 द्वारा Q1 पे कितना बल लगेगा ये निकालें, Q3 द्वारा Q1 पे कितना बल लगेगा ये निकालें। सबका अलग अलग निकाल करके और सभी बलों का सदिश योग कर देंगे तो Q1 पर परिणामी बल निकल जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे Q2 आवेश के कारण Q1 पर कितना बल लगेगा। तो उसको अगर हम लिखते हैं F1 पे बल किसके कारण, 2 के कारण, ये हो जाएगा F12 वेक्टर। इसके बाद ये हो जाएगा F1 3 के कारण, ये हो जाएगा। इसके बाद F1 पे किसके कारण, 4 के कारण, ये हो जाएगा वेक्टर। इसके बाद F15 वेक्टर, F16 वेक्टर, और ये Qn है तो यहाँ से लिख सकते हैं F1n वेक्टर। अब अगर हम F12 की बात करें, मतलब Q2 आवेश के कारण Q1 आवेश पर बल की बात करें तो इसको लिखेंगे F12। अगर केवल अदिश रूप में लिखना चाहें तो लिखेंगे 1/4πε0 Q1 Q2 अपान में R21 का स्क्वायर। 21 मतलब कि Q2 आवेश का Q1 के सापेक्ष दूरी, Q2 आवेश का Q1 के सापेक्ष दूरी R21 है, इसको स्क्वायर लिख दिए। अब इसको अगर हम सदिश रूप में लिखना चाहें तो F12 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर इंटू R21 कैप। आपको बताए हैं कि जब कोई अदिश राशि को सदिश में बदलना होता है तो उस दिशा में इकाई सदिश का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो राशि सदिश राशि में बदल जाएगी। तो यहाँ से लिख दिए। इसके बाद लिखेंगे F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R21 का क्यूब इंटू R2 माइनस R1 और नीचे हो जाएगा R21। दोबारा इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं F12 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R21 का होल क्यूब इंटू वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 और नीचे हो जाएगा ये इसके साथ, ये यहाँ पे ठीक, ये हो गया। ये R21 स्क्वायर का R21 साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो R21 क्यू हो जाएगा। ये हो गया समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार लिख सकते हैं तीसरे आवेश के कारण पहले आवेश पर बल। तो F13 लिख लेंगे 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R31 का होल क्यूब R3 माइनस R1, समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार लिख सकते हैं
1n इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Qn अपॉन Rn1 का क्यूब और याद रखिएगा Rn माइनस R1 वेक्टर। समीकरण नंबर n। इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि पहले आवेश पर जो परिणामी बल होगा वो कितना होगा, तो उसको लिखेंगे F12 वेक्टर प्लस वेक्टर F13 प्लस डॉट 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 ऐसे ही वेक्टर F1n ये लिख लेंगे। मतलब सभी आवेशों के कारण लगने वाले बल का सदिश योग कर देंगे तो पहले आवेश पर लगने वाला बल निकल जाएगा। अब वैल्यू अगर रखेंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर F1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q और इतना कॉमन ले लेंगे सबके साथ, तो ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R21 का क्यूब ब्रैकेट में लिखेंगे R2 माइनस R1 प्लस Q1 Q3 अपॉन R31 का क्यूब ब्रैकेट में R3 माइनस R1 प्लस डॉट 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 आगे लिख लेंगे प्लस Q1 Qn अपॉन Rn1 का होल क्यूब और ब्रैकेट में लिखेंगे Rn माइनस R1। यहाँ से लिख सकते हैं वेक्टर F1 बराबर लिखे हैं 1/4πε0। ये सभी समीकरणों को हम क्या किए यहाँ पे जोड़ दिए और 1/4πε0 को कॉमन ले लिए हैं, तो क्या बचेगा Q1 Q2 अपॉन R21 का होल क्यूब और R2 माइनस R1 वेक्टर प्लस यहाँ से 1/4πε0 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा Q1 Q3 R3 माइनस R1 अपॉन R31 का होल क्यूब प्लस ऐसे ही करके नीचे वाला लिख देंगे Q1 Qn अपॉन Rn1 का क्यूब ब्रैकेट में Rn माइनस R1। अब यहाँ से इसको हटा दें। अब लिखेंगे वेक्टर F1 मतलब पहले आवेश पर लगने वाला परिणामी बल, इसको लिखेंगे 1/4πε0 समेसन I यहाँ पे लिख लें 1/Q1 QI अपॉन RI1 का होल क्यूब RI माइनस R1 वेक्टर और यहाँ से I बराबर लिखेंगे 2 से लेकर के n तक। इसको एक बार फिर समझ लें। इसका मतलब ये होता है सभी को जोड़ना और इसका भी मतलब होता है सबको जोड़ना। तो इस लंबे से फार्मूले को हम छोटे रूप में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 1/4πε0 समीशन I बराबर 2 से लेके I बराबर n तक Q1 QI जहाँ पे 2 3 4 5 ऐसे जाएगा वहाँ पे I लिख देंगे और नीचे RI1 का होल क्यूब RI माइनस R1 वेक्टर लगा के और I बराबर पहले 2 रखेंगे फिर 3 रखेंगे फिर 4 रखेंगे, कहाँ तक रखेंगे n तक। तो ये समीकरण इस रूप में आ जाएगा। अब इसी तरीके से हम लिख सकते हैं कि F1 एक इसका दूसरा रूप लिख सकते हैं 1/4πε0 समेसन I इज इक्वल टू 2 से n तक Q1 QI अपॉन मॉड ऑफ RI माइनस R1 का होल क्यूब और यहाँ लिख देंगे वेक्टर RI माइनस वेक्टर R1। ये इसी का एक दूसरा रूप है जहाँ वेक्टर R1 वेक्टर R2 वेक्टर डॉट डॉट वेक्टर Rn ये मूल बिंदु के सापेक्ष सभी आवेशों के स्थिति सदिश हैं। तो ये हो गया अध्यारोपण का सिद्धांत, जिसमें हमने सीखा कि जब कोई निकाय दो या दो से अधिक आवेशों से मिलकर बना होता है तो उस पर लगने वाले बल को, परिणामी बल को हम किस तरह से ज्ञात करते हैं, उसका ये हो गया। अब इस तरीके से वेक्टर F2 बराबर भी लिख सकते हैं, मतलब दूसरे
आवेश पर सभी आवेशों के कारण लगने वाले बल को भी इस रूप में हम लिख सकते हैं। तो किसी भी आवेश पर अगर बल निकालना हो तो हम अध्यारोपण के सिद्धांत का उपयोग करेंगे और परिणामी बल ज्ञात कर सकते हैं। एग्जाम्पल करेंगे, कूलाम के नियम पे बेस्ड है। दो सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 × 10⁻⁹ कूलाम तथा 160/3 × 10⁻⁹ कूलाम का आवेश है। दोनों आवेश एक दूसरे से 0.1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके मध्य लगने वाले वैद्युत बल के परिमाण एवं प्रकृति की गणना कीजिए। तो यहाँ पे हम बनाएंगे एक आवेश, ये हो गया Q1 और दूसरा आवेश हो जाएगा Q2। इन दोनों के मध्य दूरी दे रखा है कितना, 0.1 मीटर और दोनों का आवेश दिया है। तो इनके बीच में लगने वाले बल के परिमाण एवं प्रकृति की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं Q1। पहले सवाल लगाते समय हम एक बात ध्यान देंगे, सवाल में जो दिया रहता है पहले उसको लिखते हैं, इसके बाद जो ज्ञात करना है उसका सूत्र लिखते हैं, इसके बाद सवाल को सूत्र पे रख के हल करते हैं। Q1 बराबर दिया हुआ है 80/3 × 10⁻⁹ कूलाम। Q2 बराबर दिया हुआ है 160/3 × 10⁻⁹ कूलाम और दूरी दे रखा है r बराबर 0.1 मीटर। तो हम जानते हैं चूंकि F बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में r²। यहाँ से F बराबर लिख सकते हैं, ये इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ गुणे। अब यहाँ से लिखेंगे Q1 की वैल्यू, ये हो जाएगा 80/3 × 10⁻⁹ मल्टीप्लाई 160/3 × 10⁻⁹ और नीचे हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर। अब यहाँ से हल करेंगे तो लिखेंगे F इज इक्वल टू, इससे ये कट रहा है और ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 8 × 6 = 48, 4 हो गया और 8 × 8, 8 × 4 = 12, इतना लिख देंगे। इसके बाद पावर लगाएंगे, गुणे 10 के पावर देखिए 9 - 9, ये दोनों कट जाएगा, यहाँ से बचेगा -9 और ये 1 और 1 2, इसको काटेगा तो ये हो जाएगा -7। ध्यान से देखिएगा, 1 0 1 0 2 0 मिलके इसको काटेंगे, कम करेगा, ये हो जाएगा -7 और नीचे हो जाएगा 1 × 10 के पावर 0.1 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा -2। यहाँ से लिखेंगे F इज इक्वल टू 128 128 × 10 के पावर, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो -7 और +2 हो जाएगा। तो यहाँ से यह बराबर लिख सकते हैं 128 × 10 के पावर -5 मात्रक हो जाएगा न्यूटन, या इसी को इस रूप में भी लिख सकते हैं कि 1.28 × 10⁻⁻, 2 अंक दशमलव इधर ले गए हैं तो पावर में 2 घटा देंगे तो ये हो जाएगा इतना न्यूटन। ये तो बल का परिमाण निकल गया कि इतने 1.28 × 10 के पावर -3 न्यूटन का बल रहेगा। लेकिन इसकी प्रकृति कैसी होगी तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ लगाया नहीं है, मतलब ये हो गया धनावेश, तो यहाँ भी कुछ नहीं लगाया, इसका मतलब ये भी धनावेश है। तो जब दो धनावेश हैं और एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो इनके बीच में कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल। समझ में आ गया होगा। अब आगे पढ़ेंगे सतत आवेश वितरण। इसकी परिभाषा होती है, यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश एक समान रूप से वितरित हो तब इसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। मतलब जब किसी चालक को आप आवेश देते हैं तो वह आवेश उसके पृष्ठ पर या उसकी लंबाई में या उसके आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाता है, तो उसको बोलते हैं सतत आवेश वितरण। यह 3 प्रकार का होता है। पहला होता है रेखीय आवेश वितरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा होता है पृष्ठीय आवेश वितरण, जिसे कहते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और तीसरा होता है आयतन आवेश वितरण, जिसे कहते हैं
वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। रेखीय आवेश वितरण में हम ये कहते हैं कि जब किसी चालक को आवेश देते हैं तो आवेश उसकी लंबाई के अनुदिश एक समान रूप से अगर वितरित हो रहा है तो उसको बोलेंगे रेखीय आवेश वितरण। दूसरा होता है पृष्ठीय आवेश वितरण। इसमें आवेश मतलब जब किसी चालक को आवेश देंगे तो वह आवेश इस चालक के पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से अगर वितरित होता है तो उसे कहेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण। और जब किसी चालक को दिया गया आवेश पूरे आयतन में एक समान रूप से वितरित होगा तो उसको बोलेंगे आयतन आवेश वितरण। अब इन सबको बारी बारी से थोड़ा पढ़ लेते हैं। पहला देखेंगे रेखीय आवेश वितरण मतलब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को। परिभाषा होता है इसका, जब किसी चालक को दिया गया आवेश उसकी लंबाई के अनुदिश एक समान रूप से वितरित होता है तो उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। मान लीजिए कोई चालक है जिसकी लंबाई L है, तो जब इस पे आवेश देंगे तो आवेश इसकी लंबाई के अनुदिश जब एक समान रूप से वितरित होगा तो उसे कहते हैं रेखीय आवेश वितरण और इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। अब अगर हम बात करें कि इस चालक की लंबाई में अति सूक्ष्म लंबाई dl की बात करें जिसमें वितरित आवेश अगर dq हो तब लैम्डा बराबर लिख सकते हैं dq/dl। इसका यूनिट अगर देखेंगे, मात्रक देखेंगे तो हो जाएगा dq का मतलब हो जाएगा कूलाम और नीचे हो जाएगा मीटर। तो इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर। रेखीय आवेश वितरण का मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर और इसे लैम्डा से प्रदर्शित करेंगे। दूसरा होता है पृष्ठीय आवेश वितरण मतलब सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें देखेंगे परिभाषा होता है जब किसी चालक को दिया गया आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होता है तो उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। और सपोज दैट अगर कोई पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल a है तो इसके छोटे से क्षेत्रफल में अगर छोटे से क्षेत्रफल dA की बात करें जिस पर वितरित आवेश अगर dq हो तब सिग्मा बराबर लिख सकते हैं dq/dA। मतलब छोटे से पृष्ठीय क्षेत्रफल अवयव dA पर अगर वितरित आवेश dq हो तब सिग्मा बराबर लिखेंगे dq/dA। और यहाँ पे इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। सिग्मा का मात्रक क्या हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। हमने आज पढ़ा रेखीय आवेश वितरण और पृष्ठीय आवेश वितरण। अगले दिन पढ़ेंगे आयतन आवेश वितरण। इसका छूटा हुआ भाग अगले दिन पढ़ लेंगे।